नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां तेज। दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का कर रही दावा। भाजपा की बूथ स्तर तक मतदान बढ़ाने की कोशिश। उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय। अभी तक ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर नहीं लग पाई मोहर। कांग्रेस ने साधा निशाना। जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक हुई आयोजित। बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। 67 नए पदों को मिली स्वीकृति। कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी पास। मसूरी में 8 दिन से लापता 16 वर्षीय नाबालिग का पुलिस नहीं लगा पा रही है सुराग। 29 अक्टूबर को गुम हुई थी छात्रा। परिजन काट रहे थाने के चक्कर। सितारगंज में विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फहराया उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा। 208 फीट है झंडे की ऊंचाई। 38 लाख रुपए का आया है खर्चा। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वहीं विपक्ष केदारनाथ के कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो भाजपा ने भी कांग्रेस पर सनातन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता विनोद सिवाल का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है सनातन को कमजोर करने का, और जिस विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में हर साल तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, वहां की भी प्रतिष्ठा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से नहीं, उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने सनातन पर कुठाराघात करने का और सनातन को कमजोर करने का कांग्रेस ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा है। उसके एक उदाहरण नहीं, उसके अनेकों उदाहरण है जब उन्होंने सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया है। और ये उनका केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वो करते हैं। वो तो केवल कठपुतली है। उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध है भगवान भोले शंकर का, जहां पर लोग आकर केदारनाथ में जो है तो आना जो है तो अपना सौभाग्य समझते हैं, उस धाम की भी प्रतिष्ठा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये काम कांग्रेस करती आ रही है। सनातन को कमजोर करने का काम कांग्रेस पहले से करती। केदारनाथ उपचुनाव को अब महज 2 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में भाजपा ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयासरत है, जिसको लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 बड़े सम्मेलन जिसमें महिला, अनुसूचित जाति व पूर्व सैनिक के किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी 3 कार्यक्रम वहां होने हैं। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रत्याशी के तौर पर भाजपा उठाती रही है और इस बार भी उम्मीद है कि भाजपा महिला प्रत्याशी आशा नोटियाल को नारी शक्ति अवश्य विजय बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है।
उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मोहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं कराना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा सरकार कभी भी गंभीर नहीं है। साल भर का समय हो गया है, चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। 3 बार तो माननीय हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा सरकार ने दाखिल किया। अब इससे ज़्यादा सरकार का और झूठ क्या हो सकता है। निकायों में आप स्थिति देख लीजिए जा करके, वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। नए पार्क तो छोड़िए, पुराने पार्क जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। स्ट्रीट लाइटें नहीं है। जनाक्रोश है, जनाक्रोश के भय से सरकार लगातार निकाय के चुनाव टालती रही। देहरादून में जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जैविक उत्पाद परिषद के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराए जाने पर भी सहमति बनी। तो आज बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक के 46 वैन को हम ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा 1 जिला ऑर्गेनिक है, रुद्रप्रयाग। हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपए किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। और इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मच्छखाली और टिहरी में हमारे सेंटर रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मच्छखाली से और जहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हों। वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधन को लेकर 28 अक्टूबर को अलग अलग राज्यों के अध्यक्षों को अमेंडमेंट के सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें तमाम प्रदेशों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष वहां पहुंचे और अपने अपने सुझाव दिए। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब ने बताया कि तमाम लोगों ने अपने सुझाव दिए। किन लोगों ने क्या सुझाव दिए, वह जेपीसी के रिपोर्ट बनाकर जब बाहर आएगी तभी उस पर लोग कुछ कहेंगे। देखिए, अभी हम 28 तारीख को जेपीसी के सामने पेश हुए थे और वहाँ जेपीसी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी के सामने हमने उत्तराखंड का पक्ष वहाँ पे रखा है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जो अमेंडमेंट के लिए वहाँ पे बात रखी है, मुझे लगता है वो देश के लिए नज़ीर बनेगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। बहुत पॉजिटिव लाइंस के साथ वक्फ बोर्ड ने ये बात रखी है। लक्सर में लोगों पर एक के बाद एक फायरिंग करने के मामले लगातार सामने आने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लक्सर पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बता दें, लक्सर तहसील दिवस में जनता की फरियाद सुनने पहुंचे डीएम कर्मेंद्र सिंह से बदमाशों से पीड़ित क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने परिवार को खतरा बताते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। पीड़ित व्यक्ति ने तहसील दिवस में डीएम के सामने लक्सर पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप लगाए। पीड़ित व्यक्ति चंद
किरण का कहना है कि उनके घर पर कार में बैठकर आए 4 बदमाशों ने फायरिंग की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। पुलिस ना तो नाम दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और ना ही उनसे हथियार बरामद कर रही है। उसे लक्सर पुलिस पर विश्वास ही नहीं रहा। मेरे घर पर 18/10/2024 को सड़क में 4 बजे फायरिंग हुई। 4 बदमाश कार द्वारा आए थे और सीसीटीवी फुटेज में भी वो सब रिकॉर्ड है। पुलिस ने देख भी लिया, लेकिन ना तो नामजद को उठा रही है, ना कार बरामद कर रही है, ना तमंचा बरामद कर रही है। और बस ऐसे ही हमारा विश्वास तो रहा। मैंने आज तहसील दिवस में डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है और उन्होंने बताया उनके संज्ञान में। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे और कठोर कार्रवाई करेगी। लक्सर तहसील सभागार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जन समस्याओं को सुना। इस दौरान 87 शिकायतें आईं, जिनमें से अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित और आपसी विवाद की रहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ शिकायतें पुलिस, नगर पालिका और आबकारी विभाग की आई हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें या तो भूमि के मामले हैं या आपसी विवाद के हैं। उसके अलावा कतिपय शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित हैं या कोऑपरेटिव की कुछ शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में कुछ में मौके पर जाके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें टीम जाएगी, और कुछ में समय सीमा निर्धारित की गई है। किसी में 3 दिन, किसी में 7 दिन जैसी आवश्यकता थी। तो पब्लिक की समस्याओं का सम्यक निस्तारण ससमय किया जाएगा। मसूरी में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पिछले 8 दिनों से गायब है, जिसको लेकर के लड़की के माँ बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अभी तक लड़की को ढूंढने में असफल साबित हो रही है। नाबालिग लड़की के माता पिता ने बताया कि 29 अक्टूबर को उनकी 16 वर्षीय लड़की मसूरी के कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट से वापस अपने घर को जा रही थी कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास से उनकी लड़की अचानक से गायब हो गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपनी लड़की को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए गए, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। उन्होंने पुलिस और सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी लड़की को ढूंढने के लिए उनकी मदद की जाए। मसूरी पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की की गुमशुदगी को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं लड़की को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो 29 तारीख के गायब हुई सर, 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास जी। और कंप्यूटर सीख के जा रही थी, लड़का भी था, लड़की भी थी। लड़का इधर को कट गया मंदिर की तरफ, लड़की पार्किंग की तरफ कटी। आज तक सर पता नहीं लगी, 8 दिन हो गए। क्या हुआ? क्या आपको क्या अंदेशा है? अब अंदेशा तो यही है सर, अब हम पे तो बहुत आदमियों का वो था कि यहाँ से रूम खाली कर दें, भाग जाएं। लोग बोलते हैं सब भगा देंगे। जिसके रूम में रहते हैं वो भी भगा रहा सर हमको। हमारे वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति,
संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर में मंगलवार की देर शाम पुलिस एवं प्रशासन ने संयुक्त रूप से नगर के विभिन्न इलाकों में एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। साथ ही 120 से अधिक नशेड़ियों को गिरफ्तार करने के साथ ही कई वाहनों को भी हिरासत में लेने की कार्रवाई की। पुलिस द्वारा चलाए गए अचानक अभियान से नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद आर्य, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा रानीखेत रोड, MP इंटर कॉलेज ग्राउंड, कोसी वैराज, भवानीगंज, लखनपुर कुस्ट आश्रम के समीप नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि नशेड़ियों के आतंक से लोग काफी परेशान थे तथा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर यह अभियान चलाया गया। देखिए, आज रामनगर क्षेत्र में विभिन्न जगहों जैसे भवानीगंज, लखनपुर, बैराज एरिया है, शिवलालपुर है, अब 2 टीमें बनाकर 2 प्लाटून PSC के साथ इवन हल्द्वानी से भी फोर्स बुलाया गया था। फोर्स को लेकर ठेलियों में शराब पीने वाले, आवारा घूमने वाले, नशेड़ी, खुले मैदान, ऐसी अनजान जगहें, सुनसान जगह जहाँ पर इनका जमावड़ा रहता है, वहाँ पर रेड की गई, जिसमें आज 120 से ज़्यादा लोगों को हमने हिरासत में लिया है। इनका मेडिकल किया जा रहा है और उसके बाद इन पे चालानी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में पुलिस और प्रशासन ने नशेड़ी के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान के तहत कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद आर्य, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा आसपास के थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रामनगर के विभिन्न इलाकों में नशेड़ियों की पकड़ धकड़ को लेकर अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक
प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि अभियान के तहत 120 से अधिक नशेड़ियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई तथा कई दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न इलाकों में नशेड़ियों के आतंक से परेशान लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन का यह अभियान आज चलाया गया था। उन्होंने बताया कि यह अभियान पुलिस का लगातार जारी रहेगा। तो वहीं जितने भी नशेड़ी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे उनको सभी राजकीय महाविद्यालय लाया गया, जहां वहां पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी नशेड़ियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि इनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उनसे चालानी कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस का यह अभियान रामनगर में लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। सितारगंज में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा 208 फीट का तिरंगा सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फहराया। साथ ही सितारगंज के अमरिया चौराहे का नाम तिरंगा चौराहा रखा। वहीं तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान गाया गया। साथ ही हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सितारगंज के अमरिया चौराहे पर फहराए गए तिरंगे की ऊंचाई 208 बताई जा रही है। वहीं तिरंगे को लगाने में लगभग 38 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं सितारगंज से पहले रुद्रपुर में फहराया गया था, लेकिन अब सितारगंज में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। वहीं तिरंगा फहराने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल भी देखा गया। तिरंगा फहराने के दौरान काफी भारी संख्या में आतिशबाजियां भी की गई। के समस्त वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज हमारा देश का शान बान शान आज हमारे तिरंगा चौक पर हमने लगाया है। 208 फुट का ऊंचा ये पूरा तिरंगा है और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने आज उत्तराखंड के शहीदों को, अपने देश के शहीदों को, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के दल, सबको मैं आज नमन करता हूं कि आज जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत देश में सुरक्षित भी हैं और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। ये झंडा हमको उसी के बारे में याद दिलाता है, हमारा प्रतीक है आज़ादी का। और पूरा समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा 2024 का समापन हो जाएगा। इस साल चार धाम यात्रा देरी से 10 मई को शुरू हुई थी, जिसमें बरसात के मौसम में कई अड़चनें भी आईं। इसके बावजूद सोमवार तक 46,66,415 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब और चारों धामों के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर कहा कि इस साल यात्रा में बरसात के सीजन में दिक्कत जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद यात्रा अच्छे तरीके से चली है। उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा के संचालन में जो कमियां आई थी, उन कमियों को अगली यात्रा में पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा का संचालन और भी ज्यादा सुगम किया जा सके। जिस प्रकार से आपदा की स्थिति भी रही, लगभग 1 से 1.5 महीने पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी न हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चार धाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।